हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पलामू किला के इतिहास के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग इतिहास बातें बताई जाती हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना उसके बारे में एक पूरा डिटेल के साथ उस पलामू किला के इतिहास के बारे में एक वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। यदि आपको पलामू किला के इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, ताकि आप लोग पलामू किला के इतिहास के बारे में जान सकें। तो दोस्तों, जैसे कि पलामू किला के इतिहास जो रहा है, तो पलामू किला के इतिहास के बारे में इसलिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हर एक वर्ष पलामू किला पे एक मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि बहुत बड़े स्तर पे होता है, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं। लगभग आप सोच सकते हैं, जो लोग गए हैं वो तो देखे ही होंगे, लेकिन जो लोग नहीं गए होंगे वो लोग जान सकेंगे। उन लोग जाने की लगभग करीब 10 से 15 हज़ार के आसपास भीड़ वहाँ पे उपस्थित हर एक वर्ष मेले में होती है। तो इस बार हम भी गए थे पलामू किला पे घूमने के लिए, तो वहाँ पे देखे कि बहुत सारे लोगों का भीड़ थे, जो बहुत दूर दूर से भी आए थे उस किले को देखने के लिए। क्योंकि ये जो किला है, बिल्कुल आप यदि घूमने जाते हैं तो आपको लगेगा कि एकदम पूरे प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक के बीचों बीच ये बसा हुआ किला है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप किले के जस्ट बगल में आप देख सकते हैं कि ओरगा नदी गुजरी हुई है, जिसका सौंदर्य, जिसका खूबसूरती और अच्छा लगता है देखने में। तो इस बार भी हम गए हुए थे। और आपको बता दें कि जो मेले का आयोजन जो होता है हर एक वर्ष छठ के सुबह, यानी कि छठ के बाद लगभग 3 दिनों तक, कितने लोग बोलते हैं 2 दिन का लगता है, कितने लोग बोलते हैं 4 दिनों तक लगता है, तो अलग अलग लोग बोलते हैं। लेकिन वहाँ पे मेरे हिसाब से मेले का आयोजन जो है लोगों के आने की स्थिति के कारण बनी हुई रहती है। मतलब हो सकता है 2 दिवसीय भी हो, 3 दिवसीय, 4 दिवसीय, लेकिन जनरली इतना भीड़ होने की वजह से कम से कम 4 दिवसीय तो वहाँ पे मेला लगता ही लगता है। तो यदि आप लोग गढ़वा, पलामू, लातेहार जिला से बिलोंग करते हैं तो आप, और यदि आप लोग चाहते हैं कहीं घूमने जाने का प्लानिंग बना रहे हैं, मन बना रहे हैं, तो आप लोग एक बार पलामू किला की ओर जाइए, पलामू किला पे जाइए। क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा शांति महसूस होगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि आखिर पलामू किला का इतिहास क्या है। तो दोस्तों, चलिए हम पलामू किला के इतिहास के बारे में जानते हैं। पलामू किला के इतिहास के बारे में जानने से पहले हमें आज से लगभग 400-450 साल पहले 1589 ईस्वी में जाना होगा। यह जो बात है लगभग उस समय की है जब बादशाह अकबर का पूरा शासन व्यवस्था था, साम्राज्य था, पूरा सभी जगह बादशाह अकबर का शासन था। तो उस समय हुआ कि बिहार जो है, अभी का जो बिहार पटना है, वहाँ का एक मुग़ल सूबेदार के रूप में, मुग़ल सूबेदार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मुग़ल साम्राज्य का ही उस समय शासन था। तो मुग़ल सूबेदार के रूप में वहाँ का राजा, मुग़ल सूबेदार ही बोल सकते हैं, राजा नहीं बोल सकते हैं। तो मुग़ल सूबेदार के रूप में राजा मान सिंह को नियुक्ति किया गया था। अब राजा मान सिंह जो था, सबसे पहले उसने ही पलामू के क्षेत्र को लूटा। तो राजा मान सिंह जो है 1589 ईस्वी में उसका नियुक्ति हुआ था, और 1589 ईस्वी में ही उसने पटना को अपने पुत्र जगत सिंह के देख रेख में छोड़ करके वो पलामू के लिए कूच कर देता है, उसे लूटने के इरादे से, और पलामू की ओर आता है। पलामू में जब आता है तो चेरों के द्वारा, चेरो वंशी शासक यहाँ पे राज करते थे, तो चेरों के द्वारा बहुत कोशिश किया गया उसे रोकने के लिए, लेकिन अपनी सेना के साथ बहुत लोगों को मार काट मचाते हुए आगे बढ़ता गया। कईयों चेरों को मार दिया, कईयों को बंदी बना लिया, और बहुत सारे संपत्ति यहाँ से लूट लिया। लूटने के बाद होता क्या है कि उस समय जो है पलामू के राजा के, चेरोवंशी शासक के रूप में भागवत राय राजा थे यहाँ पे। तो उसने राजा के रूप में भागवत राय को ही रहने दिया, उन्हें किसी तरह से कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ नहीं किया, और लूट के माल के साथ फिर से वह वापस पटना की ओर चला गया। लेकिन पटना वापस लौटने से पहले उसने क्या किया कि अपने एक मुग़ल फ़ौज को यहाँ पलामू में रख दिया, जिससे कि हुआ ये कि चेरों का जो शक्तियाँ थी वो कुछ दिनों के लिए दब गया, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। कुछ दिनों के लिए इन लोगों को दबा दिया गया, इनकी शक्तियों को दबा दिया गया।
आप समझ सकते हैं कि जिस समय राजा मान सिंह यहाँ से लूटे हुए माल के साथ जब गया था, जिसमें कि 54 हाथी भी लूट करके यहाँ पे ले गया था। आप समझिए कितने बड़े स्तर पे उसने पलामू को लूटा होगा। इसके बाद चला जाता है यहाँ से, लूटने के बाद जाता है तो 1605 ईस्वी की बात है, जिस समय की बादशाह अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो बादशाह अकबर की जब मृत्यु होता है तो जिससे कि बहुत सारी गड़बड़ी फैल जाती है शासन को लेकर के, गद्दी को लेकर के। इसी का फ़ायदा चेरो लोग उठाते हैं और पूरी तरह से करते क्या है कि मुग़ल फ़ौज जो यहाँ पे राजा मान सिंह के द्वारा छोड़ कर गए थे, उसे मार करके पूरी तरह से इन लोग भगा देते हैं और फिर से अपनी स्वतंत्रता जो है स्थापित कर लेते हैं, अपनी सत्ता को फिर से वापस स्थापित अपने कब्जे में ले लेते हैं और फिर से आप लोग ये लोग अपने राजन शासन व्यवस्था को चलाने लगते हैं। फिर इसी तरह से 2 साल करीब चलते हैं। तो बादशाह अकबर के बाद जो है यहाँ के नए राजा के रूप में, मतलब मुग़ल बादशाह के रूप में जहांगीर गद्दी पर बैठता है और 1607 ईस्वी में फिर से उसे पलामू पर हमला करने के लिए बोलता है। तो 1607 ईस्वी की बात है, जिस समय कि पटना का जो है नए सूबेदार के रूप में अफजल खां को नियुक्ति होता है। तो अफजल खां जब नियुक्ति होता है तो अफजल खां को आदेश देता है कि जाओ तुम फिर से पलामू को अपने आदेश अधीन लो और उसे अपने अधिकार में कर लो। अफजल खां आता है, फिर हमला करने के उद्देश्य से फिर से जब पलामू वो आता है तो वो ज़्यादा दिनों तक लड़ नहीं पाता है। 15 दिनों के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है एक बीमारी के कारण। तो जिस समय अफजल खां जब पलामू पे आक्रमण करता तो उस समय यहाँ का राजा जो थे भागवत राय नहीं रह गए थे, उनकी मृत्यु हो गया था बीच में। तो उसके उत्तराधिकारी के रूप में आप बोल सकते हैं अनंत राय यहाँ का राजा था। तो अनंत राय के समय में अफजल खां आता है, हमला करता है, लेकिन उसका एक बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। लेकिन मौत होने की वजह से ये मिशन जो है फिर से अधूरा रह जाता है। तो 1607 ईस्वी में ये होता है और अनंत राय, इसके बाद 1607 के बाद है 1612 ईस्वी तक किसी तरह से फिर चलते रहता है। तो 1612 ईस्वी की बात है, जबकि अनंत राय की जब मृत्यु हो जाती है तो 1612 ईस्वी में की बात है। उस समय का नए राजा के रूप में पलामू के नए चेरोवंशी शासक के रूप में आप बोल सकते हैं क्या बोलते हैं उनका, सहबल राय। अनंत राय का उत्तराधिकारी के रूप में सहबल राय का नियुक्ति होता है। तो उस समय जो 1612 ईस्वी की बात है, उस समय जो है चेरोवंशी शासक के रूप में सहबल राय थे और सहबल राय जो थे बहुत अत्यंत शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने सबसे पहले जब अपनी गद्दी पर बैठा तो जितने भी मुग़ल साम्राज्य के द्वारा क्षेत्र को, पलामू का जो क्षेत्र है उसका जो किया गया था कब्जे में, उसे सबसे पहले अपने कब्जे में लेते हैं और इतना ज़्यादा शक्तिशाली थे, इतना ज़्यादा अपने क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं कि आप समझ सकते हैं अभी का जो हजारीबाग है ना, GT रोज जहाँ पे है, वहाँ तक का अपना क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं। और सहबल राय एक और काम करता था, जितने भी मुग़ल काफ़िला इधर से पलामू होते हुए बंगाल की ओर जाते थे उसे लूट लिया करता था। इस बात की पता मुग़ल बादशाह जहांगीर को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और मुग़ल अधिकारियों को आदेश देता है कि सहबल राय को पकड़ करके दिल्ली लेकर के आओ। और होता भी यही है। मुग़ल अधिकारियों के द्वारा सहबल राय को बंदी बना लिया जाता है और उसे लेकर के दिल्ली जाया जाता है। दिल्ली जाने के बाद सहबल राय को इतना दर्दनाक आप बोल सकते हैं सज़ा दिया जाता है और सज़ा के रूप में उसे यह सज़ा दिया जाता है कि उसे एक जहांगीर के मनोरंजन के लिए उसे एक निहत्थे बाघ से लड़ाई लड़ने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि उसकी मृत्यु हो जाती है। आप समझ सकते हैं कितना दर्दनाक मौत रहा होगा सहबल राय का। जब यह सूचना चेरों को मिला तो वो भी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने अगल बगल के जितने भी मुग़ल साम्राज्य था उस पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया, लूटना शुरू कर दिए, मारपीट और ज़्यादा मतलब बढ़ गया पूरे ज़्यादा स्तर पे, क्योंकि एक राजा की मृत्यु हुआ था और ये इतना बेदर्द तरीके से। तो इतना इन लोग करते हैं, फिर भी इन लोगों को दबा दिया जाता है, क्योंकि इन लोग का शक्तियाँ ज़्यादा मुग़ल साम्राज्य के सामने कुछ भी नहीं था। फिर भी बहुत ज़्यादा इन लोग संघर्ष करते हैं, वो चुनौतियाँ देते हैं उन लोगों को। इसके बाद होता है 1612 से सहबल राय की मृत्यु के बाद सहबल राय की फिर मृत्यु हो जाती है। प्रताप राय चेरोवंशी शासक के रूप में यहाँ पे राजा के गद्दी पर बैठते हैं। तो प्रताप राय के समय में
लगभग 12 में बैठे थे, पर 12 में सबल राय की मृत्यु हुई थी। उस समय से लेकर के लगभग 20 सालों तक 1632 तक प्रताप राय का राज्य शासन व्यवस्था शासन रहा था। उस समय के बीच में हुआ यह था कि कई एक बार मुग़लों के द्वारा पलामू किले पे आक्रमण किए गए थे कई एक बार, लेकिन प्रताप राय के समय में पलामू जो था बहुत ही समृद्ध एक तरह से आप बोल सकते हैं राज्य बन चुका था। तो इसी बीच में 1632 ईस्वी की बात है कि अब्दुल्ला खां एक 1632 में नए मुग़ल सूबेदार के रूप में नियुक्ति होता है, बिहार के नए मुग़ल सूबेदार के रूप में नियुक्ति होता है अब्दुल्ला खां को। तो अब्दुल्ला खां को जो है ना पलामू के कुछ क्षेत्र को जो है उसे जागीर के रूप में दे दिया जाता है। तो जागीर के रूप में देने के बाद जो है यहाँ का कर जो है, इसे कर के रूप में लगभग 1,36,000 रुपया सालाना कर देना पड़ता था। पलामू के जो प्रताप राय थे उन्हें 1,36,000 रुपया उस क्षेत्र के बदले उन्हें कर देना। बावजूद भी जो है प्रताप राय पे हर एक वर्ष जो कर जो सालाना तय किया गया था 1,36,000, उसे हर एक साल बढ़ाते गया। इसके वजह से प्रताप राय जो है कर देना ही बंद कर देते हैं। लगातार बढ़ते मूल्यों के कारण कर देना ही बंद कर देते हैं। तो और अब्दुल्ला का भी कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उस समय वो भी युद्ध में व्यस्त था, इसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। 1641 में जो है बिहार का मुग़ल सूबेदार के रूप में शाइस्ता खां की नियुक्ति होता है। तो बादशाह वहाँ के मुग़ल बादशाह के रूप में उस समय शाहजहाँ थे। तो उन्होंने फिर से ऑर्डर दिया कि तुम जाओ फिर से पलामू पे अपना अधिकार दो, क्योंकि प्रताप राय पिछले वर्ष कर देना मना कर दिए थे। तो शाइस्ता खां फिर अपने पूरे दल बल के साथ मार काट मचाते हुए पलामू किला पहुंचता है। तो वहाँ पे प्रताप राय सोचते हैं संधि करना बेहतर होगा। तो संधि के रूप में उस समय तय किया गया कि 80,000 रुपया सालाना कर के रूप में और पटना में जाकर के हाजिरी लगाना होगा प्रताप राय को। तो ये चीज़ मंजूरी होता है। इसके बाद शाइस्ता खां वापस लौट जाता है। उसके बाद फिर से 1643 ईस्वी की बात है कि उस समय फिर से मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने फिर से ऑर्डर दिया, क्योंकि उस समय 1643 में बिहार के नए मुग़ल सूबेदार के रूप में इतिकाद खां की नियुक्ति किया जाता है। तो इतिकाद खां को आदेश दिया जाता है कि तुम जाओ, और क्योंकि इस बीच फिर एक बार हुआ था कि प्रताप राय ने बीच में फिर कर एक बार जो है वो नहीं दिए थे। फिर से इतिकाद खान को ऑर्डर दिया जाता है, आदेश दिया जाता है कि तुम जाओ फिर से पलामू पर अपना अधिकार जमाओ। तो इतिकाद खान ने ज़बरदस्त खां को अपने सेना अधिकारी को पलामू पर कार्रवाई करने के लिए भेजते हैं। तो ज़बरदस्त खां जब पलामू के एकदम नज़दीक पहुंच जाता है तो प्रताप राय फिर से संधि करना बेहतर समझते हैं, और दोबारा से संधि यह होता है कि सालाना कर के रूप में 1 करोड़ रुपया कर देना होगा। तो ये संधि होता है, और फिर से जो है ज़बरदस्त खां जो है इतिकाद खां के ऑर्डर पे जो आया था पलामू पर आक्रमण करने के लिए, वो फिर से वापस लौट जाता है। तो इस तरह से 1643 ईस्वी में हुआ था, और 1644 ईस्वी में ही राजा प्रताप राय की मृत्यु हो जाती है। 1644 में जब प्रताप राय की मृत्यु हो जाती है तो कुछ दिनों तक राजा भूपाल राय वहाँ के शासक रहे थे। उसके बाद जब मेदिनी राय पलामू के चेरोवंशी शासक के रूप में जब गद्दी पर बैठते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने भी यही किया, क्योंकि मेदिनी राय भी एक बहुत बड़े शक्तिशाली राजा थे। तो उन्होंने भी मुग़ल की अधीनता अस्वीकार कर चेरों के भांति मुग़ल विरोधी जो नीति था उस पर उतर आए, और आसपास के जितने भी मुग़ल साम्राज्य थे उनको लूटना शुरू कर दिए। क्योंकि उन्हें जो था पलामू किला की जो अभेद्यता जिसको बोल सकते हैं, उस पर पूर्ण रूप से उन्हें विश्वास था कि इन्हें भेदना इतना आसान नहीं है। तो इसी तरह से 1643-44 में मृत्यु हुआ था प्रताप राय के। बीच में फिर भूपाल राय का कुछ दिन तक शासक रहा। तो इसी बीच में मुग़ल बादशाह के रूप में औरंगजेब जब गद्दी पर बैठता है, तो उन्होंने 1660 ईस्वी में दाऊद खां को आदेश देते हैं कि तुम जाओ और पलामू को अपने अधीन लो और उससे कर वसूलो। तो दाऊद खां पूरे अपने दल बल सेना के साथ पलामू पे कार्रवाई करने के लिए पलामू की ओर चल देता है, और सबसे पहले इसके बाद कुंडा के किला पर अपना कब्जा अधिकार कर लेते हैं। तो जो कुंडा का किला था, वहाँ का जो राजा था चुन्नू राय, उन्होंने मुग़ल सेनाओं के डर से इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। इससे चेरों को और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं चेरों लोग, और मेदिनी राय के इशारे पर सुरवर राय के द्वारा चुन्नू राय का हत्या कर दिया जाता है, क्योंकि सुरवर राय जो था चुन्नू राय का अपना ही भाई था।
तो इसके बाद पलामू की ओर बढ़ते जाता है। कोठी का किला, इसके बाद कुंडा का किला के बाद पलामू कदम नज़दीक पहुंच जाता है। तो एक बार फिर से जो है वो मुग़ल सेनाओं के साथ, मुग़ल बादशाह के साथ संधि का प्रस्ताव रखा जाता है। तो जो पलामू किला के जो मंत्री थे सूरज सिंह, उनके द्वारा जो है एक संधि का प्रस्ताव रखा जाता है। तो ये खबर जो है पहुंचाया जाता है बादशाह औरंगज़ेब के पास पहुंचाया जाता है कि इस तरह का संधि करना चाहते हैं। तो इसी बीच में होता क्या है कि पलामू के लोग जो थे ना, एक शाही मुग़ल काफ़िलों को लूट लेते हैं, जिससे कि दाऊद खां और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। और उसके बाद वहाँ से चलने के बाद तरहसी पहुँच जाता है। तो लास्ट में मेदिनी राय भी सोचते हैं कि चलो अब लगता है युद्ध हो ही जाएगा, अब युद्ध तो टलेगा नहीं। तो मेदिनी राय भी किले से बाहर आकर युद्ध की तैयारी करने लगते हैं। तो इसी बीच में मुग़ल बादशाह जो औरंगज़ेब है, उनका आदेश आता है कि मेदिनी राय को सालाना कर देना होगा और साथ में इस्लाम धर्म को कबूल करना होगा। ये जो बात था चेरों को एकदम बिल्कुल पसंद नहीं आया, और इसके बाद मेदिनी राय के द्वारा जो है युद्ध का ऐलान कर दिया जाता है कि हम मरते दम तक, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, लेकिन इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करेंगे। और इसके बाद जो है युद्ध पूरी तरह से छिड़ जाती है और मुग़ल सेनाओं और चेरों के बीच बहुत भयंकर युद्ध भी होता है। जो कि पलामू किला है, जो पलामू किला के जो नए किला है, उसके पास जो औरंगा नदी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भयंकर युद्ध होता है, जिससे कि दोनों तरफ के बहुत सारे सेना भी मारे जाते हैं। चेरोवंशी सेना भी बहुत मारे जाते हैं, बहुत सारे घायल हो जाते हैं। इसके बाद होता ये है कि जब उन्हें लगता है कि नहीं अब शायद हम नहीं जीत सकेंगे इन्हें, तो उन्होंने, मेदिनी राय ने अपने बच्चों और महिलाओं और बच्चों को, पलामू किला के महिलाओं और बच्चों को कुछ धन संपत्ति के साथ जंगल के रास्ते भेज देते हैं, जंगल में भेज देते हैं। और इसके बाद फिर से युद्ध में डटे रहते हैं, अपने आप फिर से युद्ध में डटे रहते हैं। लेकिन जब मुग़ल सेना, जब पलामू किला का जो मेन गेट है, सिंह द्वार जिसे बोला जाता है, वहाँ पे जब मुग़ल सेना पहुँच जाते हैं, तो मेदिनी राय को भी लगता है कि अब इनसे जीत पाना मुश्किल है। तो वो भी लास्ट में यही करते हैं, गुप्त रास्ते से होते हुए जंगल की ओर भाग जाते हैं, सरगुजा में शरण लेते हैं। और बाकी जो चेरोवंशी सेना जो बच्चे थे, वो भी पुराने किले में जाकर के शरण लेते हैं। कुछ देवगन का किला था, वहाँ पे जाकर के अपना मोर्चा फिर से दोबारा स्थापित करते हैं। लेकिन फिर दाऊद खां के एक सैन्य अधिकारी था, उसके द्वारा आसानी से इसे पराजित फिर इन लोगों को कर दिया जाता है। फिर उन लोगों लास्ट में जंगल में शरण लेते हैं, फिर कुछ पुराने किले में शरण लेते हैं। और इस तरह से दाऊद खां पूरी तरह से चेरोवंशी का जो राजधानी था पलामू किला, उस पर पूरी तरह से अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। और अधिकार स्थापित करने के बाद वहाँ पे कुछ दिनों तक रहते हैं, कुछ दिन तक शासन व्यवस्था भी चलाते हैं। जो है पलामू के नए फौजदार के रूप में मनकली खां को नियुक्त करता है और वहाँ से वापस लौट जाता है। उसी समय जो है पलामू का जो सिंह द्वार जो बोला जाता है, दाऊद खान के द्वारा ले जाया गया था। और उसे ले जाकर के दाऊद खान जो है अपना दाऊद नगर, जो अभी औरंगाबाद ज़िले में स्थित है, वहाँ पे जाकर के उसे अपने कोठी में लगवाया था। और दाऊद खां की जो ये जीत थी ना, सबसे बहुत बड़ी जीत थी। इससे बादशाह औरंगज़ेब बहुत खुशी है और उसे औरंगाबाद का कुछ ज़िले जो थे उसे खुशी इनाम पुरस्कार के रूप में दे भी दिए थे, जो कि पूरे तरह से उसके अधीन में कर दिया था। उसके बाद मनकली सिंह कुछ दिनों तक यहाँ पे राज करता है। इसके बाद फिर होता ही है कि मनकली खां का यहाँ से तबादला हो जाता है, यहाँ से बदली हो जाता है, वो कहीं और चला जाता है। जब ये खबर फिर से मेदिनी राय को पता चलता है, तो मेदिनी राय फिर से सरगुजा से वापस पलामू किले पर आते हैं और पलामू किला पर फिर से अपना शासन व्यवस्था को लागू करते हैं, अपना अधिकार जमा कर लेते हैं, अपने अंदर कर लेते हैं और फिर से राज्य करने लगते हैं। इसके बाद मेदिनी राय जो है, फिर इसके बाद दोबारा कभी युद्ध नहीं हुआ। मेदिनी राय आए तो इस बार अपने क्षेत्र में जितने भी थे उसमें कृषि पर प्रोत्साहन सबसे ज़्यादा दिया। अपने क्षेत्र में बिगड़े हुए जितने भी लड़ाई में जो नष्ट भ्रष्ट हुए थे किले, उससे सुधारने का काम किया और बहुत सारे लोगों का विकास किए अपने स्तर पे। फिर उसके बाद युद्ध नहीं हुआ। जब भी देखा गया कि मुग़ल बादशाह के द्वारा जब देखा गया कि इतने सारी तरक्की किया मेदिनी राय के द्वारा किया गया है, तो उसने भी दोबारा से युद्ध करना, मतलब हमला कराना छोड़ दिया। और उसी तरह से फिर मेदिनी राय जो है कुछ दिन तक शासन चलाए यहाँ पे। और उसके बाद मेदिनी राय की मृत्यु हो जाती है यहीं पे, इसी किले में, पलामू के जो नए किला उसी में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 4 चेरोवंशी शासक और आए जो कि यहाँ पे कुछ दिनों तक राज किए
और इस तरह से पलामू किला जो है, पलामू किला का इतिहास रहा था। और यही जो मेदिनी राय थे, इन्हीं के नाम पे जो है डाल्टनगंज शहर जो है, जिनका कि नाम मेदिनीनगर वास्तव में है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी डाल्टनगंज ही जानते हैं। तो ये था पलामू किला के इतिहास के बारे में। तो मेरे पास जो जानकारी थी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने का कोशिश किया हूँ। यदि इसमें कुछ गलती भी होगा तो आप लोग बताइएगा इसमें गलती क्या था। तो थैंक यू, बाय बाय।